नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी को गुड इवनिंग। फटाफट से सब लोग आ जाओ, ओके। और लाइव चैट आप लोगों के लिए खुला रखा है ताकि आप लोग आंसर कर पाएंगे, ओके। आज के वीडियो में हम PYQS की बात करने वाले। ग्रुप में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम PYQS करने वाले हैं आज, ओके। तो जितना भी मतलब रिसर्च पढ़ाया है उनके रिलेटेड जो भी PYQS पूछे गए हैं वो PYQS हमने आज के क्लास के अंदर लिए हैं, और वो भी 2021-22 के जो इस बार की जो मतलब कि एग्ज़ाम हुई थी उसमें से थोड़े से लिए हैं। थोड़े से आपके 2020 के अंदर जो एग्ज़ाम हुई थी उस टाइम जो पूछे गए थे क्वेश्चन उन्हीं को लिए है, ओके। तो बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को पता है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, ओके। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ओके। तो ढेर सारे थम्सअप दे दो। आप लोग रेडी हो? पहले अगर रेडी हो तो ढेर ढेर सारे थम्सअप दे दो, ओके। सब लोग पूरी एनर्जी के साथ बैठे हो, आई होप, ओके। और पूरी एनर्जी के साथ आंसर भी करने हैं बिकॉज हमने जो पढ़ा है उन्हीं में से क्वेश्चन है, ओके। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ और ढेर सारे थम्सअप देना नहीं भूलना है, ओके। चलिए, क्वेश्चनों को समझकर आंसर करना है, ओके। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ओके। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके। जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, ओके। मतलब कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर लिखेंगे। उसके जो भी आंसर आ रहे हैं, ओके, ABCD में से जो भी आंसर आ रहे हैं उनको आपको लिखना होगा। जैसे कि मान लो जस्ट एग्जाम्पल कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मान लो कि C है तो आपको 2C लिखना है। इस तरीके से चैट बॉक्स में लिखना है, ओके। तो ये याद रखना है, ओके। चलिए, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग रीड कर सकते हो क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एथनोग्राफी का आशय क्या है। कल ही पढ़ाया है ना, एथनोग्राफी कल ही पढ़ाया है। हिस्टोरिकल और एथनोग्राफी दोनों कल पढ़ाया है ना। तो एथनोग्राफी रेफर्स टू, एथनोग्राफी का आशय क्या है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। एक उपाय जो किसी अवधारणा का आशय व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ओके। और जहाँ कोई प्रत्यक्ष उपाय उपलब्ध नहीं होता है, मतलब कि हम डायरेक्टली यहाँ पर मेजर नहीं करते हैं, ओके, ये बताया जा रहा है। फिर दूसरा है एक शोध विकल्प जो उससे प्राप्त निष्कर्षों की वैकल्पिक कारणकारी व्याख्याओं को वर्णित करता है। मतलब कि यहाँ पर कोज इफेक्ट को यहाँ पर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, फाइंडिंग करता है, ओके। कोज इफेक्ट को, कोजल एक्सप्लेनेशन को, ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है कोजल एक्सप्लेनेशन को फाइंडिंग करता है, ओके। उसके बाद देखो तीसरा, ओके, यहाँ पर आप इसको A मान लेना, B मान लेना, C मान लेना और ये D है, ओके, ये वाला D है, ओके। इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने ABCD, ओके। तीसरा कह रहा है कि एक शोध विधि जिसमें शोधकर्ता किसी विशिष्ट संस्कृति, समाज या समुदाय का वर्णन करने के लिए स्वयं लंबी अवधि तक उस सामाजिक परिवेश में रहता है। और चौथा D कह रहा है कि एक गुण जिसकी दृष्टि से केसों में अंतर नहीं होता है। चलो, वर्ड्स पकड़ना अगर मेरे साथ साथ सीख गए तो आपका आंसर करेक्ट होगा, ओके। बिकॉज मैं हर बार बोलती हूँ कि हर एक कोई भी चीज़ आपको पढ़ो तो उसका कोई ना कोई ऐसा वर्ड होता है जो उसकी एक स्पेसिफिक मतलब की चीज़ बताता होता है। मतलब कि एक उसकी एक ऐसी विशिष्टता बता देता है कि जिसको देखकर ही हम बोल देते हैं कि हाँ ये तो यही होना चाहिए, ओके। चलिए आंसर करिए सब लोग। इसका आंसर क्या आएगा बताइए सब लोग, फटाफट से बताना है, ओके। लाइव लाइव चैट के अंदर बताना है, ओके। भले ही मैं आपके नाम यहाँ पर नहीं बोल पा रही हूँ लेकिन आपको यही मानना है कि आप लाइव क्लास के अंदर ही बैठे हैं, ओके। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सिक्स्थ करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने C आंसर किया है उन लोगों ने मतलब कि क्लास को समझा है, ओके। हमने क्या बात की थी, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी को क्या बोलते हैं, नृविज्ञान बोलते हैं, है ना, या फिर नृजातीय विज्ञान भी बोलते हैं, ओके। अलग अलग वर्ड्स देखो, यहाँ पर तो हिंदी में भी इंग्लिश वर्ड लिख दिया है ना। इसीलिए बोलती हूँ कि जब भी रिसर्च पढ़ो, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, ओके, तो ऐसे जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना उसको इंग्लिश वर्ड को याद रखो, ओके।
तो यहाँ पर क्या है भाई, संस्कृति की बात हो रही, कल्चर की बात हमने यही किया, कहा था ना कल को आपको कि जहाँ पर कल्चर की बात आ जाए, जहाँ पर समाज की बात आ जाए, सोसाइटी की, ओके, समुदाय की बात आ जाती है, कम्युनिटी की बात आती है, जनजाति की बात आती है, ओके, कोई जनजाति के बारे में, जाति के बारे में, ये सारी चीज़ें अगर आपकी आ जाती है तो आपको क्या समझना है, ये एथनोग्राफी रिसर्च है। यहाँ पर हम खुद से पार्टिसिपेट करते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, एग्जाम्पल भी मैंने दिया था है ना, लंबे टाइम तक हम रहते हैं, उनके रीति रिवाज देखते हैं, उनकी रहन सहन देखते हैं, ओके, सारा उनका मतलब कल्चर को देखते हैं और उसके बेस पर हम कुछ बता पाते हैं कि ये कल्चर वाले लोग ऐसे होते हैं, ये कल्चर वाले लोग ऐसे होते हैं, ओके। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में कल की क्लास आई है, ओके, जिनको आई है उनका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, ओके, और उसके बेस पर आपको आंसर करने के स्टेटमेंट जो है वो मतलब कि सही है या गलत है, ओके, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये जो क्लास है ना, आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने पढ़ाया नहीं, ये हमने पढ़ाया है, साइकोलॉजी की चैनल पर जाना है आपको। कहाँ पर जाना है, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। देखो ये पेपर 1 में पूछा गया है, ओके, इसीलिए मैं साइकोलॉजी के कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं ना जो ग्रुप में डालती हूँ और आप लोगों को बताती भी हूँ कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। आज सुबह वाली क्लास जो मैंने आपको सेंड की थी, बहुत सारे बच्चों ने देखी भी नहीं है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसी क्लास के अंदर उसी का क्वेश्चन बताऊंगी आपको, फिर आपको जाके समझ में आएगा कि मैम साइकोलॉजी की जो क्लासेस है वो क्यों डाल रही है पेपर 1 के अंदर, ओके। ये जो है ना वो साइकोलॉजी का टॉपिक है और ये मैंने साइकोलॉजी की जो चैनल है वहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ है, ओके। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन की खोज थॉर्नडाइक ने की थी, ओके। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ओके, ये वाला वीडियोस मैंने मतलब कि जब बनाया था तब डाला भी था, ओके, और मैंने बताया भी था कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इसी बार आए। देखो ये 2022 का क्वेश्चन है, ओके, 2022 का क्वेश्चन आया ही मतलब कि ये मुझे लगता है सोशियोलॉजी का पेपर है शायद, ओके, सोशियोलॉजी का ही है, लगभग सोशियोलॉजी का है। अब देखो यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात हो रही है तो इसकी खोज थॉर्नडाइक ने की थी। स्टेटमेंट 2 है, क्लासिकी अनुकूलन की खोज इवान पेवलोव ने की थी। देखो क्लासिकल कंडीशनिंग, ओके, इसका प्रूफ मैं ना ग्रुप के अंदर आपको डालूंगी और आपको उसके वीडियो की लिंक भी शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर, ओके। आप लोग एक बार देख लेना। देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके, और इस बार तो ऐसे क्वेश्चन आए ही हैं, ये 2022 के क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर क्या आएगा, आंसर करिए। यहाँ पर आपको ए यहाँ पर मानना है, बी यहाँ पर मानना है, सी मानना है और यहाँ पर डी मानना है, ओके। जो यहाँ पर ए बी सी डी नहीं दिया है इसलिए हम यहाँ पर इसको मेंशन कर रहे हैं, ओके। ए कह रहा है कि दोनों ही सही है, बी कह रहा है दोनों गलत है, सी कह रहा है कथन एक सही है दूसरा गलत है, डी कह रहा है कि कथन एक गलत है तो दूसरा कथन सही है। चलिए बताइए। जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ा है, जिन लोगों ने सच में उन क्लास को देखा है, उनको मतलब कि समझ में आया होगा, ओके। तो मेरा पढ़ाया कहीं पर भी सफलता की ओर ले जा रहा है, मुझे अच्छा लगता है कि पढ़ाया कहीं पर भी काम आता है, ओके। देखिए क्रिया प्रसूत की बात आती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात आती है, तो इसकी खोज किसने की थी, स्किनर ने। किसने की थी, स्किनर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ओके। तो स्किनर ने ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने जो दिया था ना वो त्रुटि और प्रयास, त्रुटि, ओके, त्रुटि और प्रयास का, कि त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक के, ओके। ये क्यों वहाँ पर साइकोलॉजी का यहाँ पर पेपर 1 में क्या हो रहा है, तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर यहाँ पर सिद्धांत आते हैं जिससे बच्चे सीखते हो कि ये सीखने वाली थियरी है, ओके। मतलब कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो ये थियरी उन लोगों की है, इसीलिए साइकोलॉजी की है, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए मतलब कि ये थियरी काम आती है, इसी वजह से यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन डाला गया है, ओके। तो त्रुटि और मतलब जिसको त्रुटि और प्रयास का जो सिद्धांत कहा जाता है वो आपका थॉर्नडाइक ने दिया था, ओके, और उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। देखो ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ओके, किस किस पर मतलब कि प्रयोग किए थे तो आपको पता होना चाहिए। थॉर्नडाइक ने त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत दिया था, ओके,
और उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, जबकि स्किनर जो है उन्होंने चूहे पर किया था। किस पर किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। ओके, यहाँ पर। और जो क्लासिकी अनुकूलन है, ओके, तो वो इवान पेवलोव ने किया था, ये सही है। और इवान पेवलोव ने किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। ओके, तो ये बातें आपको याद रखनी है, बिकॉज यहीं से भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, जस्ट अभी अभी एक पीएसआई की जो पुलिस के अंदर होते हैं ना पीएसआई, तो उसके अंदर अभी अभी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे आए थे। ओके, तो इसीलिए आपको याद रखना है किस पर उन्होंने प्रयोग किए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है और दूसरा वाला जो है वो सही है। ओके, तो यहाँ पर क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने डी आंसर किया है उन लोगों का करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कह रहा है, यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट दिए हैं आपको और उसी की बेस पर आंसर करना है। ओके, अब देखो ये जो स्टेटमेंट है वो आपके हिस्ट्री के हैं। ओके, रिसर्च के बारे में है, जो कि कल ही हमने हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़ा है। ओके, तो आपको थोड़ा सा याद भी होगा। चलिए, ये भी आपके 2022 में पूछे गए, 2021-22 में पूछा गया क्वेश्चन है। इतिहास शोधकर्ता मिथक निर्माता होते हैं। ओके, जो रिसर्चर होता है, मतलब कि इतिहास मतलब हिस्ट्री का जो रिसर्चर होता है वो क्या करते हैं? मिथक निर्माता होता है। ओके, मिथक को मेकर्स मतलब कि निर्माण करते हैं। अब देखो स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि सामाजिक इतिहास, नए इतिहास में विभिन्न आंदोलनों ने इतिहास शोधकर्ताओं के लिए नए आख्यान उपलब्ध कराए हैं। वर्ड्स को पकड़ना है। ओके, यहाँ पर ए कह रहा है कि दोनों सही है, बी कह रहा है दोनों गलत है, सी कह रहा है एक गलत है दूसरा सॉरी एक सही है दूसरा गलत है, डी कह रहा है आपका एक गलत है और दूसरा सही है। चलिए आंसर करिए इसका। सोच समझ कर आंसर करना है। ओके, जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं करना है। चलिए आंसर करो। ओके, यहाँ पर अगर आपको ये नहीं पता माइथ क्या होता है, मिथक क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि जो कथाएं होती है ना, पुराण कथाएं होती, पुरानी कथाएं होती है। ओके, पुरानी कथाएं जिनको बोलते हैं। ओके, तो हिस्ट्री में हम क्या करते हैं? पुरानी घटनाओं को ही तो देखते हैं। वो घटनाएं क्या होती, कथा के रूप में तो हमारे सामने आती है ना। तो इसी तरीके से जो कल्पित कथाएं मतलब कि इतिहास शोधकर्ता जो है वो क्या होता है? पुरानी कथाओं का निर्माता होता है। बिल्कुल। ओके, जो मतलब कि जो इवेंट्स बन चुकी है, जो घटना घटित हो चुकी है, उसकी यहाँ पर कथा को निर्माण करता है। ओके, और फिर दूसरा क्या है? सामाजिक इतिहास, नए इतिहास में मतलब कि हमने क्या बात की थी? पुरानी घटनाएं जो है वो हमारे वर्तमान के अंदर जो घटनाएं होती है उसके साथ मतलब कि उसके साथ हम उसको जोड़कर समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंदोलन की बात की थी, कुछ कुछ वर्ड्स पकड़े तो भी आपका आंसर बन जाता था। ओके, तो आंदोलन होते हुए थे उनको मतलब कि यहाँ पर उन आंदोलनों के बेस पर हम नई चीज़ें देख पाते, समझ पाते हैं, नई फैक्ट्स को समझ पाते हैं। ओके, तो दोनों के दोनों जो आपके स्टेटमेंट है वो सही हैं, तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। जिन जिन बच्चों ने ए आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक शोध की विशेषता है? ओके, क्वांटिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स को ढूंढना है, तो मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ओके, और देखो ये भी आपका 2021-22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में दिया है कि प्रश्न मुक्त उत्तर ये होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर। ओके, अभी निर्धारित चरों का मापन किया जाता है। ओके, जो भी वेरिएबल होता है उसका मेजर किया जाता है। देखो वर्ड्स को पकड़ोगे ना तो अभी आंसर बन जाएगा। ओके, प्रश्न मानकीकृत होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं क्वेश्चन। ओके, यदि प्रतिदर्श का आकार बड़ा है तो निष्कर्षों का आसानी से सामान्यीकरण किया जा सकता है। सैंपल साइज लार्ज होगा, ओके, तो इजीली जनरलाइज कर पाएंगे।
और लास्ट वाला है मापन स्तर तय करना कठिन होता है, मतलब कि इसका जो लेवल होता है ना उसको फिक्स करना डिफिकल्ट होता है। मेजरमेंट का जो लेवल होता है उसका मतलब कि जो लेवल होता है उसका मेजरमेंट करना डिफिकल्ट होता है, ये बता रहा है। चलो क्वेश्चन का आंसर करिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना, ओके। और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उनको भी क्लास के अंदर लाया करो, ओके। चलो आंसर करो, सोच समझ कर आंसर करना है, सारा कुछ पढ़ाया है, ओके। चलो चलो फटाफट से आंसर करो सब लोग, ओके। चलिए समझते हैं, ओपन एंडेड किस में आया था? क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव याद है सबको? क्वालिटेटिव, ओके, पूरा का पूरा 4 टेबल बनाकर समझाया था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, है ना। क्वांटिटेटिव, जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है वो लोग देख लेना, क्वांटिटेटिव, ओके, देख लेना सब लोग। यहाँ पर हमने क्वालिटेटिव में क्या बताया था, यहाँ पर जो भी आपका मतलब कि क्वेश्चन होगा वो ओपन एंडेड होगा। क्या होगा? ओपन एंडेड होगा, ओके, मतलब कि एज ए टाइप के हो गए, जिस तरीके से हम एज ए लिखते हैं ना, एंडेड, ओके। जिस तरीके से हम क्या करते हैं, एज ए लिखते हैं ना, निबंध लिखते हैं, उस टाइप की यहाँ पर क्वालिटेटिव में होगा। तो ये वाला तो आपका ऑप्शन चला गया, ओके। बिकॉज यहाँ पर तो आपका क्या होता है, एमसीक्यूज टाइप के होते हैं, ओके। मतलब कि यहाँ पर हम खुले क्वेश्चन नहीं होते हैं, मतलब अपने विचारों को खुली तरीके से यहाँ पर नहीं रख सकते, फिक्स होता है सब कुछ, ओके। तो यहाँ पर ओपन एंडेड नहीं होते हैं, ओके, विकल्प के रूप में होते हैं, एमसीक्यूज के रूप में होते हैं, यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो इस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर ए तो पहले से निकाल दो, देखो ये ट्रिक मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि एग्जाम के अंदर आपको फायदा हो जाए, ओके, फटाफट से आपके आंसर बन जाए। तो ए वाले देखो पहले से ही निकल गए, अब आपके पास 2 ऑप्शन ही रहे। चलो दूसरा वाला देखो, अभी निर्धारित चरों का मापन किया जाता है, ओके, जो भी वेरिएबल होता है, ओके, आइडेंटिफाई किया है जो वेरिएबल को, उसका मेजर करते हैं। मैंने क्या बताया था, क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, मेजर तो करते हैं भाई, है ना, मेजर ही करते ना, मेजर वर्ड आता है। मैंने क्या बताया था, मेजर वर्ड जहां पर भी लगे वहां पर आंखें बंद करके लगा देना, क्वांटिटेटिव रिसर्च, है ना। तो मेजर की बात आ रही है, तो यस आपका बी वाला सही है। तो बी जहां पर नहीं है उसको निकाल दो, देखो ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके सामने बन गया है ना, ऑटोमेटिकली आपका आंसर वैसे भी बन गया है। चलिए आगे देखते हैं, मानकीकृत होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं क्वेश्चन। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है कि जो भी मतलब कि क्वेश्चंस हो गए सेम सिचुएशन में बने होंगे, ओके, उसके लिए जो उसका डिफिकल्टी लेवल होगा, उसका डिस्क्रिमिनेशन लेवल होगा, ये सारा मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट की क्लास में पढ़ाया हुआ है, ओके। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने उन चीज़ों को इग्नोर किया है, और देखो यही चीज़ें यहाँ पर आपके पेपर 1 में भी पूछी गई है, ओके। तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइज किया जाता है, स्टैंडर्डाइज का मतलब सारी सिचुएशन सेम होती है, ओके, उसका डिफिकल्टी लेवल सेम होता है, उसका डिस्क्रिमिनेशन पावर सेम होता है, ओके, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सेम रहती, तो उसको ही हम स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ओके, क्वान्टिटेटिव में होंगे। उसके बाद देखो ये प्रतिदश का आकार बड़ा होता है, हमने क्या बताया था, क्वालिटेटिव में जो सैंपल होगा क्या होगा, स्मॉल सैंपल होगा, ये बताया था कि नहीं, स्मॉल सैंपल। और आपको क्वांटिटेटिव में क्या बताया था, लार्ज सैंपल बताया था, है ना, लार्ज सैंपल बड़ा सैंपल होता है, ये हमने क्वांटिटेटिव में बताया था, ओके। तो यहाँ पर सीधा सा आपको पूछा गया है कि आकार बड़ा है तो निष्कर्षों का आसानी से जनरलाइजेशन कर पाते हैं। देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो चीज़ें होगी ना, जो भी कंक्लूजन निकलेगा उसको हम जनरलाइज कर पाते हैं, सैंपल से हम पॉपुलेशन में जनरलाइज कर पाते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव में हम जनरलाइज नहीं कर पाते, ओके। तो ये बात आपको, बिकॉज हम यहाँ पर सैंपल साइज भी छोटा लेते हैं, ओके। उसके बाद देखो मापन स्तर तय करना कठिन होता है, अरे मेजर तो कर पाते ना, उसका जो लेवल है वो तो फिक्स लेवल हम बता पाते ना, कि हाँ इतना मेजरमेंट कर पाते कि इतना प्रतिशत है, इतनी मतलब कि उसका आईक्यू, मान लो कि आईक्यू की बात हो रही तो आईक्यू लेवल इतना है ना, तो लेवल तो बता पाते हैं हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर, है ना। तो ये वाली तो मतलब कि कठिन नहीं होता है, उसके अंदर इजी होता है, ओके।
तो ये वाला आपका गया काम से, ई चला गया। तो अब आपके पास क्या क्या रहा भाई, बी रहा, सी रहा और डी रहा। ओके, तो यहाँ पर देखो बी सी डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो जिन बच्चों ने सी आंसर किया, ये ए मानकर चलना है आपको, ये बी मानकर चलना है और ये सी और डी। ओके, इस तरीके से मानकर चलना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो जिन बच्चों ने सी किया, बहुत बहुत मतलब कि उन लोगों ने अच्छे से क्लास को समझा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आया, 5 आया। ओके, चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 है और पूछा गया है कि प्रयोजन कथन, शोध प्रश्न, परिमित एवं मापनीय परिकल्पना तैयार करना निम्नलिखित में से किस शोध प्रकार की विशेषता है। चलो बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानो भाई। ओके, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। चलो क्या है यहाँ पर, हम पर्पस स्टेटमेंट जो है उसको क्रिएटिंग करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, नैरो एंड मेजरेबल। ओके, सारी चीजें देखो वर्ड्स को पकड़ना, इसीलिए समझाया हुआ है, सिखाया हुआ है। ओके, तो चलो अब आंसर करो। यहाँ पर देखो नैरेटिव रिसर्च है, एथनोग्राफिक रिसर्च है, ग्राउंडेड थियोरी रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। देखो ये सारे जो है ना, ये मतलब ये सारे मैंने आपको छोटे छोटे मतलब कि उसका जो मेन मीनिंग था वो तो मैंने बताया हुआ था एक क्लास के अंदर, है ना। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव जब हमने पढ़ा था उसी टाइम मैंने बताया हुआ था कि इनका मतलब क्या होता है। ओके, और डिटेल्स में हम कल ही करने वाले, ग्राउंडेड थियोरी, नैरेटिव रिसर्च और एक आपका है फेनोमेनोलॉजी, वो कल की क्लास के अंदर होगा। ओके, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को इन सभी का, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। ओके, अगर वो क्लास आप लोगों ने अच्छे से देखी है तो कर पाएंगे आंसर। चलिए आंसर करिए फटाफट से सब लोग, चलो। ओके, चलिए तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आएगा। देखो मेजर की बात आ जाए ना, तो मेजर क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है। देखो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मतलब ये विवरणात्मक है ना, नैरेटिव। नैरेटिव में क्या होता है, जिनकी आत्मकथाएं होती है, ये बात बताई थी हमने कि किसी की आत्मकथाएं लिखी हुई होती है, किनकी किसी की डायरिया लिखी हुई होती है, तो वो सारी जो अपने जीवन के वृतांतों को जहाँ पर लिखा जाता है उसी को विवरणात्मक शोध या तो फिर नैरेटिव रिसर्च कहते हैं। तो मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी एक दिया था कि मान लो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखती हूँ तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो मैं इसके अंदर इंक्लूड नहीं भी करूँगी, है ना। तो ये होता है नैरेटिव मतलब क्वालिटेटिव, क्योंकि हमने सही बात वहाँ पर रखी नहीं, मतलब कि छुपा दी है ना। तो क्वालिटेटिव में सब्जेक्टिविटी आ जाती है, तो ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है। ओके, ये हमने आपको बताया था क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के अंदर। ग्राउंडेड थियरी जो है वो भी आपका क्वालिटेटिव है। ओके, उसके बाद नी जाती है आ गए आपका एथनोग्राफिक, वो भी आपका क्वालिटेटिव है। ओनली रहा आपका एक्सपेरिमेंटल जो आपका क्या है, क्वांटिटेटिव है। ओके, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। जो बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चन लगाने बैठे हैं वो लोग प्लीज़ क्लास को देख लेना। सिर्फ 2 क्लास देखोगे तो अभी, एक क्लास को देखोगे तो अभी बहुत सारा रिसर्च के टाइप्स आपको समझ में आ जाएंगे। वो क्लास है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च वाली। ओके, एक ही क्लास को देख लेना आप लोग। ओके, तो यहाँ पर आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फोर्थ आंसर किया है उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। देखो आज के क्लास का क्वेश्चन। ओके, ये आपके 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने सुबह ग्रुप के अंदर जो वीडियो डाला ना उसी टाइम बोला था मैंने कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं थोड़ा सा फ्री होंगी तब मैं इस क्वेश्चन को डालूंगी, इनके रिलेटेड क्वेश्चन को। ये तो एक ही क्वेश्चन मैंने आज डाला है। ओके, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था इसीलिए, अदरवाइज मैं बहुत सारे क्वेश्चन इनके मतलब के ढूंढ कर आपको दे सकती हूँ। ओके, तो चलिए लगाइए। यहाँ पर है टेस्ट रीटेस्ट मेथड की बात हो रही है, अल्टरनेट फॉर्म की बात हो रही है, उसके बाद स्प्लिट हाफ मेथड की बात हो रही। देखो ये वाले टेस्ट रीटेस्ट मैंने कल को करवाए थे साइकोलॉजी की क्लास के अंदर। ओके, अल्टरनेट फॉर्म है, फिर टेस्ट रीटेस्ट है, इंटरेटर मेथड है, ये 3 मेथड मैंने कल करवाई थी और आज ना स्प्लिट हाफ वाली करवाई थी और बहुत सारे बच्चों ने इसको इग्नोर भी कर दिया था। अगर देखो 2023 या जून 2022 के एग्जाम में अगेन इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया ना
तो मैं आप लोग गलत करके आए ना, तो फिर तो आपकी खैर नहीं है। ओके, बिकॉज मैंने पढ़ाया हुआ है, फिर भी आप लोग अच्छे से उसको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा सूची 2 को देख लेते हैं। ओके, लिस्ट 2 को देख लेते हैं। एक सत्र में सहसंबंध के लिए परीक्षा के 2 समतुल्य आधे सत्रों की परीक्षा का संचालन करना। ओके, समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट। क्या करते हैं हम? इक्विवेलेंट मतलब कि हाल्स को अलग अलग करते हैं। ओके, एक ही मतलब कि एक ही सत्र के अंदर, एक ही सीजन के अंदर हम क्या करते हैं, दो जो भी टेस्ट है उसके 2 हिस्से करते हैं। ओके, ये बता रहा है। और उसके बाद हम कोरिलेशन देखते हैं, सहसंबंध देखना, कोरिलेशन देखना। ओके, टाइप्स पढ़ाया था ना कोरिलेशन का। ओके, दूसरा कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से परीक्षा के 2 या 2 से अधिक निर्धारक अंक प्राप्त करना। ओके, हम क्या करते हैं यहाँ पर, अलग अलग इंडिपेंडेंटली। ओके, इंडिपेंडेंटली अलग अलग मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा जो भी रेटर्स होते हैं, ओके, वो स्कोर देते हैं। रेटर्स का मतलब स्कोर देने वाले होते हैं, जैसे कि जजेस होते हैं ना, है ना। वो क्या आता है भी, डांस इंडिया डांस वाला आता है, उसके अंदर जो जजेस होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग जजेस बैठे होते हैं, 1 2 3 जजेस बैठे होते हैं, है ना। और किसी ने मान लो कि डांस किया, या फिर मान लो कि सॉन्ग चल रहा है, ओके, सॉन्ग की कंपटीशन चल रही है, तो यहाँ पर अलग अलग जो भी जजेस होंगे वो अलग अलग रेटिंग करेंगे, मतलब कि अलग अलग स्कोर देंगे। ये वाली बात है इसके अंदर। ओके, उसके बाद देखते हैं 2 भिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए एक ही परीक्षा प्रशासित करना। ओके, 2 सेशन। ओके, 2 सेशन में हम क्या कर रहे हैं, एक ही ग्रुप पर, ओके, सेम ग्रुप पर, 2 सेशन में सेम ग्रुप पर हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम जो टेस्ट है उसको एडमिनिस्ट्रेटिंग कर रहे हैं। ओके, उसके बाद है यहाँ पर 4th नंबर में कहा जा रहा है कि 2 भिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए, ओके, 2 अलग अलग सेशन में एक ही समूह के लिए, मतलब कि सेम ग्रुप के लिए हम क्या करते, परीक्षा के 2 प्रारूपों को प्रशासित करते हैं। मतलब कि एग्जाम के जो टेस्ट है ना, टेस्ट के 2 फॉर्म्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रशासित करते हैं। ओके, चलिए इसका आंसर कीजिए। मुझे तो ये आंसर इतना मतलब क्वेश्चन बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, बिकॉज हमने पढ़ाया है और हमने पढ़ा है इसलिए। चलो आंसर कीजिए। चलो चलो चलो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, सुबह पढ़ाया और आज क्वेश्चन भी करवा रही हूँ आप लोगों को, ओके, ताकि दिमाग में बैठ जाए। देखो, टेस्ट रीटेस्ट क्या कहते हैं, मैं इन सारी की आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर टेस्ट रीटेस्ट में क्या होता है पता है, कि टेस्ट आपको होगा कि ये साइकोलॉजी का यहाँ पर क्यों रखा। देखो, आप रिसर्च के अंदर टूल्स यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। हमने जिन बच्चों ने मतलब कि पढ़ा है उनको पता होगा कि रिसर्च के अंदर हम टूल्स का यूज करते हैं, उपकरणों का यूज करते हैं ना। तो वहाँ पर हम कुछ टेस्ट लगाते हैं, जैसे कि मान लो ना, अचीवमेंट का टेस्ट हो गया, एनजाइटी का टेस्ट हो गया। अगर हमें किसी की एनजाइटी चेक करनी तो एनजाइटी का टेस्ट लगाते। तो बस ऐसे जो टेस्ट है ना, वो कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ओके, उसके अंदर ही आता है। और ये तो सारे के सारे रिलायबिलिटी की क्या है भाई, इसकी मेथड है, रिलायबिलिटी की मेथड है, टाइप्स है रिलायबिलिटी के। रिलायबिलिटी मतलब समझते हो ना, वो PYQS में भी मैंने करवाया था और पहली क्लास में भी बताया था कि रिलायबिलिटी क्या होती है, कि हम एक ही टेस्ट को 2 बार मतलब कि अलग अलग डिफरेंस टाइम पर हम सेम टेस्ट को, ओके, सेम टेस्ट को सेम सैंपल पर क्या करते हैं, सेम सैंपल पर सेम सिचुएशन, सिचुएशन भी क्या रहेगी, सेम सिचुएशन रहेगी। ओके, अगर लगाते हैं तो हमें जो डिफरेंट टाइम कैसा होगा, डिफरेंस टाइम होगा। ओके, और ये टेस्ट लगाते हैं तो हमें रिजल्ट जो मिलता है, वो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें कंसिस्टेंस मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर रिजल्ट जो है वो हमें सेम मिलेगा। ओके, मतलब आज हमने आप पर एक टेस्ट लगाया और उस टेस्ट में आपके 50 में से मान लो 45 स्कोर आए। अब 14 दिन के बाद में, या फिर 14वां दिन जो होगा, ओके, तो वहाँ वो फोर्टनाइट पर मैं अगर आपको कोई टेस्ट लगा रही हूँ 14 दिन या 14 दिन के बाद,
तो वहीं पर भी आपका टेस्ट में जो स्कोर कितने आएंगे, 45 ही आ रहे हैं, तो मतलब कि हमारा जो टेस्ट है वो रिलायबल है। ओके, ये रिलायबिलिटी के टाइप्स हैं कि अलग अलग टाइप से हम रिलायबिलिटी को चेक करते हैं। ओके, अब देखते हैं चारों के चारों जो टेस्ट है उसको समझ लेते हैं। टेस्ट रीटेस्ट क्या कहता है कि यहाँ पर हम एक ही टेस्ट को अलग अलग टाइम पे लगाते हैं। मतलब अभी मैंने बात की ना, वही 2 डे लगाया और उसके बाद हम 14 दिन के बाद या 14 दिन के बाद हम उस टेस्ट को लगाते। मिनिमम हम क्या करते हैं, 14 दिन रखते हैं, मिनिमम मैक्सिमम जो भी मानो 14 दिन का मतलब टाइम गैप रखते हैं। ओके, इतना टाइम गैप रखने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिलायबिलिटी चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर इनके जो स्कोर आएंगे, इनके जो स्कोर आएंगे। ओके, मतलब कि आपके आज के स्कोर और 14 दिन या 14 दिन के बाद जो टेस्ट लिया गया उसके जो स्कोर आए, इन स्कोरों के बीच में हम क्या करते हैं, कोरिलेशन देखते हैं, सहसंबंध देखते हैं। इसके लिए हम पियर्सन कोरिलेशन लगाते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च के अंदर पढ़नी है, स्टेटिस्टिकल वाले डाटा एनालिसिस के अंदर पढ़नी पड़ेगी। ओके, जो कि बहुत सारे एजुकेटर होते हैं वो पढ़ाते भी नहीं हैं। ओके, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, डोंट वरी, बिकॉज हमारे साइकोलॉजी में भी ये आता है। ओके, तो ये टेस्ट रीटेस्ट हो गया, एक बार टेस्ट लिया अगेन टेस्ट लिया तो रीटेस्ट हो गया, है ना। तो उसी को हम टेस्ट रीटेस्ट कहते हैं। तो देखो यहाँ पर टेस्ट रीटेस्ट एक ही, मतलब कि एक ही ग्रुप पर, सेम ग्रुप पर, है ना, सेम ग्रुप है, मतलब कि सेम सैंपल है, ग्रुप मानो सैंपल मानो के, तो सेम ग्रुप पर, ओके, सेम क्या है, सेम टेस्ट को लगा रहे हैं। ओके, और क्या कर रहे हैं, डिफरेंस टाइम है ना, सेशन जो है वो अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पर देखो 3 नंबर में क्या है, 2 भिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए एक ही परीक्षा प्रशासित की जा रही है। सेम टेस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो दिया है सेम टेस्ट, सेम ग्रुप, 2 डिफरेंट स्टेशन, है ना। तो ये हो गया आपका एक के अंदर 3 नंबर आ गया। ओके, उसके बाद देखो अल्टरनेट फॉर्म क्या कहता है। अल्टरनेट फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पर 2 फॉर्म्स बनाए जाते हैं। ओके, क्या बनाए जाते हैं, 2 फॉर्म्स बनाए जाते हैं, लेकिन दोनों फॉर्म्स में जो चीज़ें होगी सारी की सारी सेम होंगी। जैसे कि ट्विंस बच्चे होते हैं ना, ट्विंस बच्चे कैसे होते हैं, सेम टू सेम लगते हैं, है ना। कुछ तो इतने सेम जैसे कि आप लोगों ने मूवी देखी है ना, वो सीता गीता वाली, तो दोनों सेम टू सेम, है ना। जुड़वा मूवी देखी होगी, है ना। तो सेम टू सेम उसी तरीके से एक मूवी है गोपी किशन, तो उसके अंदर जो सुनील शेट्टी है, दोनों एक ही तरह के दिखते हैं, है ना। बट उनके बीच में भी थोड़ा सा क्या कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है, लेकिन होते हैं सेम टू सेम। तो यहाँ पर भी यही बात है कि यहाँ पर 2 फॉर्म्स बनाए जाएंगे, उसके अंदर जो भी कंटेंट रखा जाएगा, जो भी टाइम लिमिट रखी जाएगी, ओके, टेस्ट की, मतलब कि कितने घंटे का टेस्ट है, तो दोनों में सेम टाइम रखे जाएंगे। जैसे कि मान लो ना आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होता है ना, तो आपके सभी के पेपर 1 जो होते हैं वो सबके सेम होते हैं कि नहीं, है ना। भले ही उसके अंदर क्वेश्चन अलग अलग डाले होते हैं, लेकिन होते तो सेम है ना। उसका टाइम सेम होता है, उसका मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड होती है एग्जाम, सभी के लिए सारी चीज़ें सेम होती है ना। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है उसके अंदर, क्वेश्चन, और क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, आइटम्स बोलते हैं। ओके, तो आइटम्स के अंदर थोड़ी सी डिफरेंस होती है, बाकी सेम टू सेम होते हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेट का मतलब क्या, विकल्प के रूप में काम करता है। ओके, तो यहाँ पर 2 फॉर्म्स बनाए जाते हैं एक ही टेस्ट के। ओके, अब देखो 2 टेस्ट बनाए, तो यहाँ पर 2 तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। या तो फिर क्या करते हैं कि दोनों यहाँ पर ए फॉर्म हमने फिल करवा दिया, उसके बाद तुरंत बाद हम बी फॉर्म को फिल करवाते हैं। ओके, और दूसरा तरीका ये है कि हमने आज ए फॉर्म को फिल करवाया और 14 दिन के बाद बी फॉर्म को मैंने क्या करवाया, फिल करवाया। ओके, बट ये दोनों फॉर्म जो है वो सेम है, याद रखना है। ओके, क्या है, दोनों सेम है, ट्विंस है, ये समझ लेना है। ओके, तो इस तरीके से इसको फिर इसके जो भी मतलब कि स्कोर आएंगे, उन स्कोर के बेस पर हम कोरिलेशन निकालते। ओके, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसमें किस तरीके से आएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था ना, हाँ। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर कहा गया 2 भिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए, हाँ, 2 प्रारूपों को प्रशासित करते। देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, 2 फॉर्म्स होते हैं,
यहाँ पर हमने बताया 2 फॉर्म्स होते हैं, ओके। और सेम ग्रुप होते हैं, मतलब कि एक ही ग्रुप तो एक ही है, मतलब मैंने आपको ये फॉर्म दे दिया, उसके बाद तुरंत बाद अगर मैं बी फॉर्म दे रही हूँ तो वो इमीडिएट हो जाएगा, तत्कालीन रूप से हो जाएगा, ओके। इमीडिएट का मतलब क्या होता है, तत्कालीन रूप से होता है, ओके। और दूसरा वाला जो तरीका आपको बताया वो क्या होता है, विलंबित होता है, ओके। मतलब कि हम टाइम गैप के बाद आपको दोनों फॉर्म फिल करवाते हैं, ओके। तो टाइम गैप के बाद जो होता है वो आपका विलंबित होता है, डिले जिसको बोलते हैं, ओके। तो ये बात है। तो यहाँ पर देखो दो भिन्न सत्रों में, सेशन तो दो अलग अलग हुए ना, भले ही ये एक सेशन में आपको फॉर्म ए फिल करवाया, उसके बाद तुरंत हमने बी फॉर्म दे दिया, तो सेशन तो दो हो गए, है ना। तो दो डिफरेंस सेशन होते हैं, सेशन दोनों डिफरेंस हो गए। सेम ग्रुप होगा, ओके। ग्रुप तो सेम ही होगा, एक ही, मतलब कि जो ग्रुप हमने ए फॉर्म जिस ग्रुप को दिया उसी ग्रुप को हम फॉर्म बी दे रहा है, ओके। तो सेम ग्रुप होगा, ओके। और फॉर्म कितने होंगे, 2 होंगे, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया। तो यहाँ पर बी में क्या आएगा, 4th नंबर वाला आएगा, ओके। अब देखो स्प्लिट हाफ के अंदर क्या करते हैं, स्प्लिट हाफ के अंदर हम एक ही बार एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। यहाँ पर हमने दो बार एडमिनिस्ट्रेट किया। अभी देखो यहाँ पर फॉर्म ए पर एक एडमिनिस्ट्रेट किया, और यहाँ पर 2 सेशन होते हैं ना, यहाँ पर भी 2 सेशन थे, और देखो टेस्ट रीटेस्ट में भी 2 सेशन थे, लेकिन यहाँ पर स्प्लिट हाफ में एक ही सेशन होता है। मतलब कि मैंने आज आप पर टेस्ट लगा लिया, तो उसके बेस पर ही हम यहाँ पर कोरिलेशन देखेंगे। अब क्या होता है कि मैंने एक ही बार एडमिनिस्ट्रेट किया आप पर ये टेस्ट, और फिर आपका टेस्ट मैं ले लूँगी, और उसके अंदर जो भी क्वेश्चन होंगे जिसको हम आइटम बोलते हैं साइकोलॉजी की भाषा में, तो उन क्वेश्चनों को मान लो कि 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, तो उसको मैं 2 हिस्सों में बांट दूंगी। कैसे बांटूंगी, तो 100 क्वेश्चन है तो उसको हम ओड इवन नंबर से भी बांट सकते हैं, ओड इवन, ओके। मतलब कि एक साइड पर ओड नंबर होंगे, ओड नंबर मतलब 1 3 5, ओके। इस तरीके से 99 तक, 100 क्वेश्चन है इसलिए 99 तक, ओके। इवन नंबर मतलब क्या होता है कि 2 4 6, है ना, जो सम संख्या बोलते हैं। इवन को सम बोलते हैं, ओड को क्या बोलते हैं, विषम बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको एक ही टेस्ट को 2 भागों में बांटते हैं, ओके। मतलब कि उसको टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उनको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। फिर जाके हम क्या करते हैं, उसके जो भी स्कोर आते हैं उसके बेस पर हम क्या करते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं, ओके। तो ये बात हो गई आपकी स्प्लिट हाफ की, मतलब कि टेस्ट को 2 भागों में बांट देते हो, ओके। सेशन तो एक ही रहेगा, सेम सैंपल सेम सेशन, लेकिन जो आपकी जो टेस्ट है उसके 2 हिस्से कर दिए जाएगी, ओके। बस यही काम होगा और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर देखो कौन सा आ रहा है कि एक सत्र में सहसंबंध के लिए परीक्षा के 2 समतुल्य आधे सत्रों की परीक्षा का संचालन करना। देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इक्विवेलेंट हाल्स की बात हो रही ना। इक्विवेलेंट हाल्स का मतलब क्या होता है, 2 भागों में समान रूप से हम इसको बांट रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर ओड नंबर और यहाँ पर इवन नंबर डालकर मतलब क्वेश्चनों को रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन रखेंगे, यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन आए, 1 3 5, ओके। ऐसे करके 99 तक आए तो 50 क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर 2 4 6, ओके। यहाँ पर 100 तक आए तो अभी आपके क्या हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए, है ना। तो यहाँ पर जो भी आइटम होती है ना उसको इक्विवेलेंट टू, मतलब कि 2 इक्विवेलेंट हाल्स, ओके। ये हाल्स है, ओके। वो हाफ था, ओके। हाफ से यहाँ पर, ओके। मतलब कि आधा आधा हिस्सा करते हैं। यहाँ पर अल्टरनेट में तो हम फॉर्म ही अलग बनाते हैं, ओके। उसमें आइटमों को डिवाइड नहीं करते। यहाँ पर हम क्वेश्चन, आइटम मतलब क्वेश्चनों को डिवाइड नहीं करते। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को डिवाइड करते हैं, 2 इक्विवेलेंट हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं, ओके। और फिर हम क्या करते हैं, एक ही सेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेट करते एक ही सेशन होता है, ओके। और उसके बेस पर हम यहाँ पर कोरिलेशन निकालते हैं, ओके। तो आपका सी के अंदर कौन सा आएगा, 1 नंबर आएगा, ओके। अब आपका रहेगा इंटर रेटर। देखो यहीं से आंसर को मिल जाता है। रेटर का मतलब, इंटर रेटर में क्या होगा, अलग अलग जजेस होंगे, उन जजेस को टेस्ट दिया जाएगा। मान लो कि मैंने एंजाइटी का टेस्ट बना दिया, ओके। मैंने क्या किया, एंजाइटी का टेस्ट बनाया, और एंजाइटी का टेस्ट मैंने इन 3 एक्सपर्ट को दिया जो एंजाइटी के एक्सपर्ट है, ओके। तो उनको मैंने ये टेस्ट दे दिया। वो क्या करेंगे, अपने अपने अकॉर्डिंग उसको स्कोरिंग करेंगे, और उसी के बेस पर हम रिलायबिलिटी देखेंगे, उसके जो कोरिलेशन उनके स्कोर आएंगे,
उसका कोरिलेशन देखा जाएगा और उसके बेस पर हम रिलायबिलिटी चेक करेंगे कि हाँ, कि अगर मान लो कि सभी के सेम मतलब कि स्कोर आ रहे तो हमारा जो टेस्ट है वो रिलायबल है। अगर सभी के अलग अलग रेटिंग आएंगे तो फिर हम ये बोलेंगे कि भाई नहीं, हमारा जो टेस्ट है वो रिलायबल नहीं है। तो इसको इंटर रेटर, रेटर का मतलब रेटिंग करना, ओके। तो इंटर रेटर, तो देखो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से परीक्षा के 2 या 2 से अधिक निर्धारक अंक प्राप्त करना, ओके। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा रेटर्स के स्कोर को क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर हर एक जो रेटर है वो इंडिपेंडेंट है, ओके। मतलब कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये नहीं बोलेगा कि भाई तुमने कितने दिया उतने में दूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। ये अपने तरीके से देता है, ये अपने की तरीके से देता है, ये भी अपने तरीके से देता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं ना टीवी के अंदर जो शो आते हैं, डांस के शो आते हैं, सॉन्ग के शो आते हैं ना, तो उसके अंदर यही होता है ना, हर एक जजेस अपने अपने तरीके से स्कोरिंग करते हैं ना, इंडिपेंडेंटली स्कोर करते हैं, ओके। तो ये मेथड हो गई आपकी इंटर रेटर मेथड, ओके। तो आई होप यहाँ पर डी डी में क्या आएगा, 2 आएगा, ओके। तो अब आपको सारी चीज़ें देखो मैंने पूरे की पूरी समझा दी है, ओके। अगर डिटेल्स में समझनी है तो फिर साइकोलॉजी वाली क्लास देख लेना, कल की और आज की, ओके। अब देखो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ए के अंदर 3 आ गया आपका, बी के अंदर 4 आ गया, सी के अंदर 1 आ गया और डी के अंदर 2 आ गया, ओके। जिन लोगों ने डी आंसर किया उनको बहुत बहुत बधाई हो। तो उन लोगों ने क्लास लगाई होगी उनको ही ये आंसर आएगा, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शोध की किसी विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न तो संभव है और न ही वांछनीय। अब जो क्वेश्चन है ये भी आपका 2020 का क्वेश्चन है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सी शोध की मेथड है, रिसर्च की मेथड है जहाँ पर हम वेरिएबलों को कंट्रोल नहीं कर पाते, ओके। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उनको ना ही कंट्रोल कर पाते उसको, ओके, और ना ही उसको मैनिपुलेट कर पाते। मैनिपुलेट का मतलब क्या है, ज़्यादा कम करना, ओके। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, परसों की क्लास में पढ़ाया है, जिनको भी याद हो उनको, ओके। तो ये आपको याद रखना था। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल मेथड या डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। चलिए आंसर करिए इसका, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आंसर करो, सोच समझ कर आंसर करना है। चलें, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड। जिन बच्चों ने एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड लगाया है उन लोगों का करेक्ट है। यहाँ पर हमने यही तो बताया था दोस्तों कि घटना घटित हो चुकी है तो उसके अंदर हम हेरफेर नहीं कर पाते हैं, वेरिएबलों में मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना। अब आप बोलोगे कि मैम हिस्टोरिकल में भी तो घटना घटित हो चुकी होती है, लेकिन हिस्टोरिकल के अंदर हम क्या करते, घटना तो भले ही पुरानी घटनाएं होती लेकिन हम घटनाओं को देखकर वहाँ पर कहाँ रिसर्च कर रहे हैं भाई, है ना। हम तो यहाँ पर जो भी उसके सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी डाटा होते हैं, सेकेंडरी डाटा होते हैं, उसके बेस पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। जबकि एक्सपोस्ट फैक्टो में हम ये नहीं करते। एक्सपोस्ट फैक्टो में मान लो कि हमने एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि बारिश आई, ओके, बाढ़ आया, ओके, और उसके बाद हमने रिसर्च स्टार्ट किया और देखा कि गांव में क्या क्या नुकसान हुआ है, ओके। प्रत्यक्ष रूप से जाकर हम वहाँ पर चीज़ों को देखते हैं, ओके, मतलब कि समझने की कोशिश करते हैं कि कोज इफेक्ट को यहाँ पर समझते हैं, ओके। जबकि हिस्टोरिकल में ये नहीं होता है। हिस्टोरिकल में हम सोर्सेज को यूज़ करते हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा को, ओके। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो। और मैंने बताया था कि एकमात्र ऐसा रिसर्च है जहाँ पर हम वेरिएबल में हेरफेर नहीं कर पाते, मतलब मैनिपुलेट नहीं कर पाते, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, ओके। तो ये आपको याद रखना था। तो जिन बच्चों ने एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड दिया है उन बच्चों को
बहुत बहुत बधाई हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त होगी? चलिए आंसर कीजिए। इसका ऑप्शन है हिस्टोरिकल मेथड, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड। ये भी आपके 2020 के क्वेश्चन हैं। चलिए सोच समझ कर आंसर करना है। चलो यहाँ पर क्या बात हो रही है, देखो कोई भी एक टीचर है, ओके, यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, वो क्या स्टडी करना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो क्रिएटिविटी का जो लेवल होता है, ओके, तो वो क्रिएटिविटी लेवल के संदर्भ में जो भी उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, ओके, उनको मतलब कि कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को देकर मतलब कार्यान्वित करके मतलब कि उनको देकर, ओके, और उसका परफॉर्मेंस उनका कैसा रहता है ये देखा जाता है, ओके, तो ये उनकी योजना बनाता है। तो ये कौन सा रिसर्च होगा? चलिए तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा भाई? आपका यहाँ पर आंसर आएगा एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड। कैसे आएगा? देखो यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहे है ना, लेबोरेटरी में जाके तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे है ना। अब देखो यहाँ पर हम परफॉर्मेंस को देखते हैं कि बच्चों का परफॉर्मेंस क्या रह रहा है, ओके, तो परफॉर्मेंस कब देख पाओगे? जब वो बच्चे मतलब कि इन्वॉल्व होंगे, वो उन पर मतलब कि वो लोग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम उनके क्रिएटिविटी लेवल को देखेंगे, उनके परफॉर्मेंस को देखेंगे है ना। तो घटना घटित हो चुकी भाई है ना, प्रोजेक्ट उन लोगों ने कंप्लीट कर दिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद तो उनका परफॉर्मेंस देखा जाता है। आप मान लो किसी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, ओके, तो डांस करने के बाद तो पता चलेगा ना कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो मतलब घटना तो घटित हो चुकी ना, उसके बाद हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है? एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड है, ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने डी दिया है वो लोग एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड को अच्छे से समझ पाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपके दिए हैं, ओके, उसके बेस पर आपको आंसर करने। तो यहाँ पर है अधिकतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। अब देखो इसको देखकर ना घबरा नहीं जाना, ओके, ये परफॉर्मेंस टेस्ट की बात हो रही है। अब देखो मैंने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पढ़ा है ना, उसके अंदर टाइप्स ऑफ टेस्ट, ओके, साइकोलॉजिकल टेस्ट, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट ये पढ़ाए थे, ओके, उसी के अंदर से ये क्वेश्चन है। साइकोलॉजिकल टेस्ट, ओके, ये मैंने पढ़ाया हुआ था साइकोलॉजी के मतलब कि चैनल पर, ओके, और उन्हीं के ये क्वेश्चन है। परफॉर्मेंस टेस्ट है जो मतलब कि परफॉर्मेंस को बच्चे के जो भी एग्जामिनीज है या फिर जो भी स्टूडेंट है उनका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है परफॉर्मेंस टेस्ट के बेस पर, ओके। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस टेस्ट क्या बताता है कि उनकी अपर लिमिट क्या है, ओके, एग्जामिनीज की मतलब कि उसके पास कितना नॉलेज है, कितनी एबिलिटीज है, उसकी लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, ओके, मतलब कि वो परफॉर्मेंस करेगा तो उसके बेस पर हमें ये बता पाएंगे कि हाँ इनका लेवल इतना है, ओके। ये स्टेटमेंट 1 कह रहा है। अब देखो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि विशिष्ट अनुक्रिया आधारित परीक्षण मतलब कि टाइपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट, ओके, जो रिस्पॉन्स देकर हम टेस्ट दे रहे हैं ना, रिस्पॉन्स के बेस पर जो टेस्ट लिया जाता है, ओके, उसकी बात हो रही। तो परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार और उनके गुणों की माप करने हेतु तैयार किए जाते हैं, ओके, जो भी मतलब कि
क्या है, रिस्पॉन्स टेस्ट जो होता है ना वो हमें ये बताता है कि जो भी एग्जामिनीज है ओके, उनका बिहेवियर क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हमें मेज़र करके बताता है ओके। तो ये दोनों स्टेटमेंट है, अब आपको आंसर देने हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन बी है, दोनों सब कथन गलत है, ऑप्शन सी है, कथन एक सही है दूसरा गलत है, और ऑप्शन डी है कि एक सही है और दो सॉरी एक सही नहीं है और दूसरा सही है। चलो आंसर करिए सब लोग। देखो इसीलिए मैं साइकोलॉजी के क्लास आपको लगाने का इसीलिए बोलती हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि तो फालतू में मैम मतलब कि क्लास को भेज रही होगी, है ना। अब आपको खुद को भी देखना है ओके। चलिए तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, दोनों के दोनों सही है। परफॉर्मेंस टेस्ट यही बताता है ना, आपने डांस में परफॉर्मेंस किया तो ये परफॉर्मेंस क्या बता रहा है, यही तो बता रहा है कि आपके अंदर कितना मतलब कि आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं, आपके पास डांस का कितना नॉलेज है, एबिलिटी कितनी है आपके अंदर, ये उसकी अपर लिमिट बताती है ओके। तो ये वाला तो सही था। और फिर ये आपका रिस्पॉन्स टेस्ट होता है, वो आपके बिहेवियर, रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, हम कोई भी मतलब कि क्रिया करके बताते हैं, तो क्रिया करके अगर हम बता रहे हैं तो मतलब हमारा बिहेवियर तो हुआ ना, वो एक्सटर्नल और इंटरनल बिहेवियर होता है ओके। तो एक्सटर्नल बिहेवियर हुआ ना, आपने किसी अनुक्रिया को किया तो, है ना, तो वो जो होता है वो आपके व्यवहारों को बताते हैं, आपके गुणों का मेजर करता है। जो रिस्पॉन्स टेस्ट होता है टाइपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट होता है ओके। तो दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है, तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। जिन जिन बच्चों ने ए आंसर किया है उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। चलो अब वीडियो को लाइक भी करना है ओके, बीच बीच में मैं ये भी बोलती जाऊंगी ओके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है ओके। चलो, और जिनको मैं बहुत बोरिंग लगती हूँ वो लोग मतलब कि अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं ओके, वो लोग जा सकते हैं। लेकिन जिनको मैं अच्छी लगती हूँ, जिनको मेरे पढ़ाया समझ में आता है, जिनको लगता है कि नहीं मैम जो पढ़ा रही है वो सच में सही तरीके से पढ़ा रही है, वो बच्चे क्लास को डेली अटेंड किया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है ओके, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखेंगे बिकॉज टाइम क्योंकि ज़्यादा चला गया ओके। तो क्योंकि अभी वीडियो भी अपलोड करनी पड़ेगी तो उसके लिए अभी टाइम नहीं है ओके, और आपको टाइम पे वीडियो भी मुझे शेयर करनी है ओके। तो अभी 10 क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन मैंने इसके अंदर 5 और भी हैं, तो वो हम संडे की जो सैटरडे संडे को जो हम PYQs करवाएंगे वहाँ पर रखेंगे ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि शोध की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित है। चलिए क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बता रही है ओके। तो क्वालिटेटिव इंक्वायरिंग मतलब अनुसंधान मतलब रिसर्च ओके। तो घबरा नहीं जाना है ऐसे वर्ड्स को देखकर ओके। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव की बात आ रही है तो आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि क्वालिटेटिव रिसर्च की है। देखिए यहाँ पर पहला कह रहा है कि प्रदत्तों के प्रत्येक स्रोत के रूप में नैसर्गिक परिस्थितियां, मतलब कि जो भी डाटा होते हैं ना उनको हम डायरेक्टली एक्चुअल सेटिंग्स में देखते हैं ओके। फिर दूसरा कह रहा है कि नियंत्रित परिस्थितियों में प्रदत्त संकलन हम डाटा को कलेक्ट करते हैं वो कंट्रोल कंडीशन में करते हैं। देखो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च समझ लिया ना, तो सारे रिसर्च समझ में आएंगे ओके। उसके बाद मात्र परिणाम के बजाय प्रक्रिया को भी ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर ओनली रिजल्ट मतलब क्या आउटकम्स को ही ध्यान में नहीं रखा जाता है, यहाँ पर प्रोसेस को भी ध्यान में रखा जाता है ओके। फिर यहाँ पर बात होती है संबंधों को स्थापित करने और परिवर्तनों के कारण की व्याख्या करना ओके। जो कोज होते हैं ओके, जो मतलब कि कोज की वजह से जो चेंजिंग होते हैं तो उसके रिलेशनशिप को भी देखना और उसको एक्सप्लेन भी करना ओके। उसके बाद देखो सहभागी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना ओके। पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव जो होते हैं मतलब कि हम पार्टिसिपेंट करके उन चीज़ों को देखते हैं ओके, उसको यहाँ पर ध्यान में रखना। चलिए इसका आंसर करिए। अब तो इसका मतलब कि वर्ड्स को अगर पकड़ना सीख गए, जो जो वर्ड्स मैंने आपको माइंड में डलवाए थे क्लास के टाइम, अगर वो सारे आपके दिमाग में होंगे तो आप लोग आंसर इजीली कर पाएंगे ओके। चलिए फटाफट से आंसर करना है सबको, लेकिन सही आंसर करना है ओके।
चलो तो अब आंसर की ओर चलते हैं। ओके, समझते हैं चीज़ों को। एक्चुअल सेटिंग्स में डायरेक्टली हम डाटा को इकट्ठा करते हैं। ओके, जो भी डाटा होते हैं उसको प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में नैसर्गिक परिस्थितियाँ, कुदरती, एक्चुअल का मतलब क्या होता है, वास्तविक परिस्थितियों में जाकर हम डाटा को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा बताओ, सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, क्वालिटेटिव में, है ना। हमने जो एथनोग्राफी वाला आपको एग्जाम्पल दिया था उनमें हम क्या करते हैं, है ना, वास्तविक परिस्थिति में जाकर प्रत्यक्ष रूप से हम डाटा को इकट्ठा करते हैं। तो ये वाला सही है। एक वाला रखो, सारे बाकी के सारे कैंसिल कर दो। ओके, अब देखो दूसरा कह रहा है कि नियंत्रित परिस्थितियों में प्रदत्त संकलन। अरे भाई, हम क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कुछ भी कंट्रोल नहीं करते हैं। ओके, कंडीशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बिकॉज वहाँ पर नेचुरली कंडीशन होती है, इसीलिए हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके, तो जो भी डाटा कलेक्शन करते हैं कंट्रोल कंडीशन में नहीं होते हैं। ये जो कंट्रोल कंडीशन कहाँ पर होगी, क्वांटिटेटिव में होगी। कहाँ पर होगी, क्वांटिटेटिव में होगी। ओके, ये आपको याद रखना है, क्वांटिटेटिव में। ओके, तो ये वाला तो गया काम से आपका। दो वाला था वो तो आप उसको निकाल ही दो, वैसे भी निकल गया है। चलो, मात्र परिणाम के बजाय प्रक्रिया को भी ध्यान में रखा जाता है, मतलब कि प्रोसेस को उनके आउटकम्स को ही ध्यान में नहीं रखा जाता, लेकिन साथ ही साथ उनकी प्रोसेस को भी ध्यान में रखा जाता है। ओके, तो ये वाला तो आपका सही है, तीसरा वाला। ओके, बिकॉज हम यहाँ पर प्रोसेस को तो ध्यान में रखते ही हैं। मैंने आपको जब भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का जो डिफरेंस टेबल जो बनाकर समझाया था, तो उसी में बताया था ना कि यहाँ पर क्वालिटेटिव में हम प्रोसेस को देखते हैं, है ना। तो ये वाला सही है। चौथा वाला क्या कह रहा है कि संबंधों को स्थापित करने और परिवर्तन के कारण की व्याख्या करना। अरे भाई, कोर्स तो हम यहाँ पर देखते ही नहीं। कोर्स के बेस पर जो चेंजिंग हो रहा है वो उसके रिलेशनशिप और एक्सप्लेनिंग तो यहाँ पर करते नहीं। ये तो किस में करते हैं, क्वांटिटेटिव में करते हैं, है ना। किस में करते हैं, क्वांटिटेटिव में करते हैं, है ना। तो ये वाला आपका चौथा वाला भी गया काम से। ओके, तो चौथे वाले को उड़ा दो यहाँ पर। अब आपके पास और एक ही ऑप्शन बचा है और वो है 20 द करेक्ट आंसर। ओके, देखो पांचवा क्या कह रहा है, सहभागी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना। ओके, पार्टिसिपेंट करते हैं, पार्टिसिपेंट करके पर्सपेक्टिव करके, ओके, पार्टिसिपेंट करके चीज़ों को देखकर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ओके, तो ये वाला आपका सही है। ओके, तो पांचवा वाला आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका 20 तक करेक्ट आंसर। तो जिन बच्चों का 10 में से कितने आंसर करेक्ट हुए वो लोग लाइव चैट में बताते जाना, या तो फिर कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, जो लोग बाद में देखेंगे वो लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही रहे, बिकॉज ये ना बहुत ही डीपली क्वेश्चन है आपके। ओके, अगर इन क्वेश्चनों को अगर आपने समझ लिया तो मैं ये समझ पाऊंगी कि आप लोगों ने क्लास को भी समझ लिया है। ओके, बिकॉज जिन लोगों ने क्लास लगाई वो लोग ही इसका आंसर कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अब आज के लिए यहीं तक रखेंगे। ओके, बिकॉज अभी आपकी जो क्लास है उसको मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड तो हो चुकी है, लेकिन उसको अभी क्या करना है भाई, अपलोड करना है। ओके, तो इसी वजह से हम यहाँ पर इस क्लास को रखते हैं। ओके, चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन है हमारे, वो हम सैटरडे संडे को करवा देंगे। ओके, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। ओके, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू, और सबको गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। कल मिलेंगे 9:30 बजे।